नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आयनिक साम्य। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बफर विलयन और उसके बाद में हमने लवण का जल अपघटन पढ़े थे, जिसमें हमने लवण को जल अपघटन करवाने पर उसकी प्रकृति को देखा था कि अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन प्रकृति का है। इस क्लास में हम विलेयता साम्य देखेंगे। विलेयता साम्य हम किसके लिए देखते हैं? साम्य अवस्था उनके लिए देखते हैं जो कम मात्रा में घुलनशील होते हैं, जहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने की संभावना होती है, वहीं पर हम साम्य अवस्था की बात करते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं क्या बच्चों? विलेयता साम्य। अब विलेयता साम्य देखने के लिए हमें विद्युत अपघट्य के आधार पर हम क्या करेंगे? विलेयता साम्य देखेंगे। विद्युत अपघट्य एक ठोस को जल में घोलने पर वो तीन प्रकार के हमारे पास चांसेस हो सकते हैं। घुलनशील है तो निम्न तीन प्रकार की संभावनाएं हमारे पास बनेंगी। एक संभावना क्या हो सकती है कि वो ठोस पदार्थ हो और उसको जल अपघटन करवाने पर, उसको जल में डालने पर वो विद्युत अनअपघट्य की तरह व्यवहार करे, यानी कि अपने आयनों में ना टूटे। तो एक तो संभावना हमारे पास ये हो जाती है जिसमें कि वो क्या रहेगा? उदासीन अणुओं की तरह व्यवहार करेंगे। दूसरी हमारे पास संभावना होती है कि ठोस है, उसको घोलने पर, जल में घोलने पर वो पूरा का पूरा घुल जाए। वहां पर भी हम साम्य अवस्था की बात नहीं कर सकते। अब चाहे ये विद्युत अपघट्य हो चाहे ये विद्युत अनअपघट्य हो, यहां पर भी हम साम्य अवस्था की बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी आती है कि ऐसा ठोस जिसमें जो है वो थोड़ी सी मात्रा में घुलनशील अवस्था में हो और वो अपने आयनों में टूट जाए, यानी कि विद्युत अपघट्य है, वो थोड़ी मात्रा में क्या कर रहा है? घुलनशील हो रहा है। बाकी क्या पड़ा है? वो अपनी ठोस अवस्था में या फिर कहें मूल अवस्था में पड़ा हुआ है, यानी कि एक निश्चित सीमा में ही घुलते हैं। तो इनके लिए हम देखेंगे क्या? साम्य। फॉर एग्जाम्पल AgCl है। AgCl जो है वो पूर्ण मात्रा में घुलनशील नहीं है। ये किस में जमा रहेगा? नीचे प्रिसिपिटेट बना रहेगा और वो नीचे जम जाएगा, जो कि थोड़ी बहुत मात्रा में क्या रहेगा? अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे ये Ag+ और Cl- आयन में टूटता है जल में डालने पर। यहाँ पर एक विसमांगी प्रकार का साम्य हमें मिलता है। विसमांगी साम्य का क्या मतलब होता है बच्चों? जिसमें एक से अधिक भौतिक अवस्थाएं हो। यहाँ पर AgCl तो किस में है? ठोस अवस्था में है, जबकि Ag+ किस में है? एक्वस अवस्था में है। और Cl- यानी कि क्लोराइड आयन भी किस में है? एक्वस अवस्था में पड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या होता है? साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, क्योंकि ये आयनों में कम टूटेगा, जिससे कि अधिक ये अनायनिक अवस्था में होने के कारण इनके बीच में, आयन और अनायनिक अवस्था के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि साम्य स्थिरांक क्या आएगा। अगर साम्य स्थिरांक की बात करें यहां पर, तो ये जो आयनिक अवस्था है इनकी सांद्रता बट्टे जो ये अनायनिक अवस्था है इसकी सांद्रता। और किसी भी ठोस की सांद्रता हम कितनी लेते थे बच्चों? 1 लेते थे। ठोस या फिर हम करें शुद्ध विलायक की सांद्रता हम 1 लेते थे। तो यहां पर के जो है साम्य अवस्था स्थिरांक है वो क्या आ जाएगा हमारे पास? Ag+ की सांद्रता गुणा क्लोराइड आयन की सांद्रता बटे AgCl की सांद्रता। अब AgCl क्या है? ठोस है, और ठोस के लिए हम सांद्रता क्या लेते हैं? सांद्रता हम 1 लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास KSP क्या आ जाएगा? इसको इधर गुणा करें तो हमारे पास एक नया स्थिरांक आएगा जिसको हम क्या कहते हैं? KSP कहते हैं, जो क्या है? विलेयता गुणनफल या फिर विलेयता उत्पाद या फिर कहें विलेयता उत्पाद स्थिरांक। ठीक है बच्चों? तो ये KSP बराबर क्या आ जाएगा? Ag+ की सांद्रता गुणा क्लोराइड आयन की सांद्रता, यानी कि उनकी आयनिक अवस्था के सांद्रताओं का गुणनफल क्या आ जाएगा? KSP। और KSP क्या है? KSP है विलेयता उत्पाद या विलेयता गुणनफल। यहां पर Ag+ और क्लोराइड आयन की सांद्रता को हम क्या कह रहे हैं कि उस AgCl की विलेयता क्या है, यानी कि जो जितनी उसकी विलेयता होगी उतनी ही हमें आयनिक फॉर्म में उनकी सांद्रता मिलेगी। तो यहां पर ये सांद्रता क्या है? इनकी विलेयता, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। और KSP क्या है? विलेयता गुणनफल है। तो विलेयता क्या हो गई? विलेयता हो गई किसी निश्चित ताप पर। निश्चित ताप पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि K जो है वो किस पर डिपेंड करता है? तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए हमें तापमान को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। तो निश्चित ताप पर विलायक की जो निश्चित मात्रा में घुली हुई लवण की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। विलेयता को अल्प विलेय लवणों के लिए मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है। मोल पर लीटर में इनकी विलेयता को हम देखते हैं, जो कि सांद्रता की यूनिट ही होती है। अल्प विलेय लवण जो होते हैं उनके लिए S यानी कि विलेयता का मान जो है वो 10⁻⁻² मोलर से कम होता है।
ठीक है बच्चों, किसी लवण के संतृप्त विलयन में उपस्थित उसकी मात्रा मोल पर लीटर में जो है वो उसकी विलेयता के तुल्य होती है, यानी कि विलेयता ही कहलाती है। तो यहां पर विलेयता को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं, जिसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर या फिर मोलर। ठीक है बच्चों, और विलेयता गुणनफल हम क्या कह रहे हैं, विलेयता गुणनफल जो है KSP क्या हो गया, किसी अल्प विलेय लवण के संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं, विलेयता गुणनफल कहते हैं। निश्चित ताप पर विलेयता व विलेयता गुणनफल का दोनों का मान क्या होगा, नियत होगा। क्यों नियत होगा, क्योंकि K जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, तापमान पर ही निर्भर करता है। विलेयता तथा विलेयता गुणनफल के बीच में क्या संबंध होता है, ये हम इस एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। AB हमने एक ठोस पदार्थ लिया, उसको जल में डाला तो वो एक्वस स्टेट में चला गया और अपने आयनों में टूट रहा है, कुछ मात्रा में आयन मिल रहे हैं A+ और B-। यहां पर A+ की सांद्रता हमें S मिल रही है, यानी कि इसको हम इसकी विलेयता कह सकते हैं, किसकी, AB की विलेयता। और B- की सांद्रता भी कितनी मिल रही है, S मिल रही है। तो यहां पर विलेयता S हो गई है, किस पर, साम्य अवस्था पर हम बात कर रहे हैं। KSP बराबर क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा इनकी सांद्रताओं का गुणनफल, किनकी, आयनिक अवस्था में। तो सांद्रता क्या होगी, A+ की सांद्रता और B- की सांद्रता, और यहां पर हम S क्या ले रहे हैं, विलेयता किसकी, A+ और B- की। तो यहां पर KSP बराबर क्या हो जाएगा, S × S। KSP बराबर क्या हो गया, S × S, यानी कि KSP बराबर हो गया S²। और S की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, KSP की यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये हर एग्जाम्पल के लिए फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। ये हमने एक प्रकार का लवण लिया है, AB प्रकार का, यानी कि उसमें एक आयन ही हो, यानी कि एक धनायन और एक ही ऋणायन हो, उसके लिए हमने KSP का मान निकाला है। इसी प्रकार से हम और प्रकार के लवणों के भी KSP के मान निकाल सकते हैं, जो हम आगे निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर KSP क्या हो गया, S² हो गया, और KSP की इकाई क्या हो गई, क्योंकि S की इकाई क्या है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर क्या आ जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर की घात -2, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मोलर का स्क्वायर। और लीटर बराबर क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब, तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं, मोल की घात 2 इंटू DM, यानी कि डेसीमीटर की घात -6। तो इसकी यूनिट ये भी हो सकती है, किसके लिए, जहां पर एक धनायन और एक ऋणायन बनते हो, वहां पर KSP की इकाई क्या हो जाती है, मोल की घात 2 इंटू डेसीमीटर की घात -6, या फिर मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, संतृप्त अवस्था के अलावा यहां पर हम क्या ले रहे थे, यहां पर S जो ले रहे थे, विलेयता ले रहे थे, वो संतृप्त अवस्था में ले रहे थे, जहां पर साम्य अवस्था स्थापित हो गई है। साम्य अवस्था का मतलब है कि अब और इससे ज्यादा हम घोल नहीं सकते, और इससे ज्यादा हम आयन के रूप में उसको बदल नहीं सकते। अब और ज्यादा उसमें ठोस मिलाएंगे, और ज्यादा हम उसमें पदार्थ मिलाएंगे, तो वो क्या होगा, उसका प्रेसिपिटेशन बनने लग जाएगा, और वो नीचे ठोस अवस्था में हमें मिलने लग जाएगा। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के विलयन होते हैं, एक संतृप्त, एक असंतृप्त और एक अति संतृप्त होता है। अब वो हम इस एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। संतृप्त अवस्था के अलावा आयनों की जो सांद्रता है, वो उनका गुणनफल अगर लें तो उनको कहते हैं हम आयनिक गुणनफल। जबकि साम्य अवस्था पर हम सांद्रता ले रहे हैं, संतृप्त अवस्था पर जो सांद्रता ले रहे हैं, उनका गुणनफल क्या कहलाता है, उनका गुणनफल कहलाता है विलेयता गुणनफल। तो उसको डिनोट कर रहे हैं हम। उस विलेयता गुणनफल के अलावा किसी भी सांद्रता की बात करें तो वहां पर उनको कह रहे हैं हम आयनिक गुणनफल, जिसको हम Q या QIP से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि ये वो वाली सांद्रता है जहां पर साम्य अवस्था स्थापित नहीं हुई है। कुल मिला के ये बात है। तो KIP बराबर हो गया A+ की सांद्रता गुणा B- की सांद्रता, जहां पर ये सांद्रता कौन सी है, साम्य अवस्था के अलावा सांद्रता है, यानी कि संतृप्त अवस्था के अलावा सांद्रता है। और यहां पर QIP क्या हो गया, आयनिक गुणनफल होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें अब 3 प्रकार की संभावनाएं पॉसिबल है, जहां पर एक संभावना ऐसी है कि जहां पर QIP का मान जो है वो KSP से कम है। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास AB एक ठोस है, उसको हमने
जल में डाला तो A प्लस और B माइनस में टूट गया है। वो A प्लस और B माइनस में टूट रहा है, धीरे धीरे टूटता गया। ये अग्र अभिक्रिया हो रही है और पश्च अभिक्रिया धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे कम होता जा रहा है और पश्च अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक टाइम पर आकर ये साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। यहां पर अगर साम्य अवस्था आ गई है, उसी को हम कह रहे हैं कौन सी, विलेयता वाली बात, या फिर कहें संतृप्त अवस्था। अब हमें क्या कह रहे हैं, यहां पर KSP आएगा और नियत ताप पर ये KSP का मान निश्चित होता है हर पदार्थ के लिए। अब हम कह रहे हैं कि ये अगर हम इसकी सांद्रता ये कम डालते हैं तो वो कम बनेंगे, यानी कि साम्य अवस्था नहीं। अब अगर इसमें हम A प्लस और B माइनस की सांद्रता बढ़ा दिए तो ये पश्चिम दिशा में बढ़ने लग जाएगी अभिक्रिया, या फिर कोई एक कॉमन आयन लगा दिए तो ये पश्चिम दिशा में बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर तीन प्रकार की संभावनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। एक में जिसमें हम AB जो है वो बहुत कम मात्रा में डाले हैं, पानी में जितना घुल सकता था उससे भी कम मात्रा में घोले हैं, तो इसका मतलब वो विलयन है असंतृप्त विलयन। अब जितना घुल सकता था उतना हमने AB डाल दिया, उसको कह सकते हैं संतृप्त विलयन। अब वो घुल गया, उसके बाद में अब इससे ज़्यादा और नहीं घुल सकता है, फिर भी हम और मिला रहे हैं, यानी कि जितना घुल सकता था उससे ज़्यादा मात्रा में हमने पदार्थ मिला दिया, तो उसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो तीन प्रकार की संभावनाएं हैं। पहली संभावना ऐसी है जिसमें असंतृप्त ले रहे हैं, यानी कि इसमें और भी मात्रा में पदार्थ घुल सकता है या फिर आयनों में विभक्त हो सकता है। अब इसके लिए हमने सांद्रता कम ली है, तो इसका मतलब QIP की हम बात करें, QIP या फिर Q का मान जो है वो कम आएगा, किससे, KSP से, क्योंकि सांद्रता जो है वो कम है, अभी कम है, तो QIP का मान कम आएगा, किससे, KSP से। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, असंतृप्त अवस्था। अब अगर QIP का मान आ गया KSP के बराबर, इसका मतलब है वो संतृप्त अवस्था है और उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं हम क्या, विलेयता गुणनफल KSP। और अगर QIP का मान अगर ज्यादा आ रहा है KSP से, इसका मतलब है कि इनका मान हमने ज्यादा ले लिया है, तो ये अभिक्रिया वापस से पीछे की तरफ शिफ्ट होगी, ये और नहीं घुलना चाहते। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था होगी, ये अति संतृप्त अवस्था होगी जिसमें हमने ज्यादा मात्रा में पदार्थ ले लिया है। तो तीन प्रकार की संभावनाएं कौन कौन सी हो गई, QIP का मान KSP से कम हो तो ये है असंतृप्त विलयन, QIP का मान QSP के बराबर हो, KSP के बराबर हो, इसको कहते हैं हम संतृप्त विलयन। यहाँ पर अवक्षेप बनने की शर्त जो है वो लागू हो जाती है। अब इससे ज्यादा अगर हमने और पदार्थ मिलाया तो अवक्षेप जो है वो ज्यादा मिलने लग जाएगा, अवक्षेप बनने लग जाएगा। और QIP का मान अगर KSP से ज्यादा है तो उसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन, ये अस्थायी है, यहाँ पर अवक्षेप बनने लग जाता है, अवक्षेप हमें मिलने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीन प्रकार की सिचुएशन हमें मिलती हैं। अब हम पढ़ रहे थे क्या, लवण का जल अपघटन पढ़ रहे थे, विलेयता देख रहे थे। तो अभी हमने लास्ट एग्जांपल में AB प्रकार का लवण लिया था, उसमें एक धनायन और एक ऋणायन था। अब उससे अलग प्रकार के लवणों का हम जो है विलेयता देखेंगे। अब एक हम पढ़ रहे हैं AB2 प्रकार का, जिसमें A जो है वो एक तो धनायन है और दो ऋणायन बन रहे हैं, यानी कि A2 प्लस और 2B माइनस बन रहा है। यहां पर अगर हम देखें कि हमने इनकी विलेयता अगर S है, किसकी, AB2 लवण की विलेयता अगर S है, तो इसमें एक धनायन यानी कि S तो धनायन बनेंगे और दो ऋणायन, यानी कि एक AB2 से दो ऋणायन बन रहे हैं, तो S से कितने बन जाएंगे, 2S बन जाएंगे। तो यहां पर हम अगर KSP निकालें तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, इनकी सांद्रताओं का गुणनफल हो जाएगा, और उसके पावर में हम घात में क्या लगाते थे, इनका रस समीकरण मितीय गुणांक लगाते थे। तो यहां पर B की घात क्या हो जाएगा, B माइनस की घात हो जाएगा 2, क्योंकि यहां पर इसकी सांद्रता कितनी है, डबल है। अब यहां पर हम सांद्रताओं का मान रखते हैं या फिर विलेयता का मान रखते हैं, तो विलेयता कितनी है, A2 प्लस की तो कितनी है, S, और B माइनस की कितनी है, 2S है। तो यहाँ पर S इंटू 2S का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और KSP इसको आगे सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, S इंटू 4S स्क्वायर को आगे सोल्व करेंगे तो 4S क्यूब हमें मिल जाता है। और S की इकाई क्या है, मोल पर लीटर है, तो KSP की इकाई यहां से हम निकाल सकते हैं। भाई S की घात 3 है तो मोल पर लीटर की घात 3 हो जाएगी, तो यहां पर हमारे को KSP की इकाई क्या मिल जाती है, मोल पर लीटर की घात 3।
और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 जो किस में टूटेगा, वो कैल्शियम 2+ और 2F- में टूट जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऋणायन और 1 धनायन हमें मिलता है। इसी प्रकार से हमें 2 धनायन और 1 ऋणायन का भी दे तो उसके लिए भी KSP का मान समान ही होगा। उदाहरण के लिए A2B प्रकार का लवण है, A2B जो है वो भी किस प्रकार से होगा, AB2 टाइप के प्रकार से ही होगा। KSP यहाँ भी कितनी आएगी, 4s की घात 3 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2B जो है वो किस में टूटेगा, 2A+ में टूट जाएगा प्लस B2- में टूट जाएगा। इसकी कितनी हो जाएगी विलेयता, 2s, और इसकी कितनी हो जाएगी, s। तो यहां पर भी हम क्या निकाल सकते हैं, KSP निकाल सकते हैं। तो KSP बराबर क्या आ जाएगा, A+ की सांद्रता की घात 2 इंटू B2- की सांद्रता, और ये कितना आ गया, 2s का होल स्क्वायर इंटू s। कितना आ जाता है, ये 4s³ आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका उदाहरण Ag2CrO4। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम A3B2 प्रकार का लवण भी अगर हमें दे तो ये कैसे टूटेगा, 3A2+ प्लस 2B3- में ये टूट जाएगा। ये कैसे देखते हैं हम, ये जो धनायन के पैरों में जो है वो आयन के रूप में किस पर चला जाएगा, चार्ज के रूप में ऋणायन पर, और जो इसके पैरों में है वो इसके आयन के रूप में चला जाएगा। यानी कि हम अगर बात करें A3B2 की तो ये कैसे टूटते हैं, ये ऐसे टूटते हैं, यानी कि A की पावर में 2+ और B की पावर में 3-। ठीक है बच्चों, ये ऐसे टूट जाते हैं। और A कितने थे, A हमारे पास 3 थे, और B कितने थे, B हमारे पास 2 थे। तो ये इस प्रकार से टूट जाता है। अब इनकी विलेयता देखें तो अगर A3B2 की विलेयता S थी तो A+ कितने मिलेंगे, A2+ हमारे पास 3 मिलेंगे, 3 टाइम्स मिलेंगे, जबकि B3- कितने मिलेंगे, 2s। यानी कि इसकी अगर विलेयता S है तो B- आयन जो हमें मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, जबकि A2+ आयन जो है हमें 3 मिलेंगे। और अगर इनका KSP का मान निकालें, KSP कैसे निकालते हैं, इनकी सांद्रताओं का गुणनफल और उनकी घात में ले लेते हैं उनका रस समीकरण मितीय गुणांक। अब A की जो सांद्रता है उसके घात में क्या चलाया जाएगा, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक जो कि 3 है। ऐसे ही B की सांद्रता की घात में क्या चला जाएगा, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक जो कि कितना है, 2 है। तो यहां से हमें KSP क्या मिल जाएगा, A की कितनी है, 3s, तो 3s की घात 3, B की कितनी है, 2s, तो 2s की घात 2। तो हमें मिल जाएगा 27s³ इंटू 4s², और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की घात 5, क्योंकि 3 मोल पर लीटर तो यहाँ है और 2 मोल पर लीटर की घात यहाँ है। तो ये कितना हो जाएगा, 108s की घात 5 गुणा मोल की घात 5 लीटर की घात -5। तो यहां से हमें इसकी यूनिट भी कितनी मिल जाती है, मोल पर लीटर की घात 5, या फिर कहें मोलर की घात 5। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा A3B2 टाइप का लवण। लेकिन हमें और किसी प्रकार का भी लवण दे तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज करेंगे, जिसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। AXBY एक लवण है, वो किस में टूटेगा, XA Y+ और YB X- में टूट रहा है। यहां पर AXBY की अगर विलेयता जो है S थी तो A+ आयन कितने मिलेंगे, XS मिलेंगे, और B आयन कितने मिलेंगे, YS मिलेंगे। यहां से KSP क्या हो जाएगा, A की सांद्रता जो है उसका स्क्वायर, इसकी पावर में क्या लगा दें हम, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक, और B की सांद्रता के पावर में क्या लगा दें हम, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक। तो A की सांद्रता कितनी है, XS, और इसकी घात में क्या लग जाएगा, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक जो X है, और B की सांद्रता कितनी है, YS, और इसकी पावर में क्या लगा देंगे हम, Y। और ये हमारे पास निकल के कितना आ रहा है, x की घात x गुणा y की घात y और s की घात x+ y। तो इस प्रकार से हम किसी भी लवण के लिए, किसी भी प्रकार के लवण के लिए क्या निकाल सकते हैं, KSP निकाल सकते हैं, और इनका हम यूनिट या फिर मात्रक भी निकाल सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 298 केल्विन पर कैल्शियम सल्फेट की जल में विलेयता दे रखी है, कितनी है, 4.9 × 10⁻³ मोलर है। तो ये S हमें दे रखा है 4.9 × 10⁻³
इस तापमान पर कैल्शियम सल्फेट की विलेयता उत्पाद यानी कि KSP हमसे पूछा है। KSP हमें ज्ञात करना है। दे क्या रखा है, S का मान दे रखा है 4.9 इंटू 10⁻³ तो कैसे निकालेंगे हम, हमें कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है। कैल्शियम सल्फेट किस में टूटेगा, कैल्शियम 2++ सल्फेट आयन में टूट जाएगा। अब इसकी सोल्युबिलिटी यानी कि विलेयता अगर S थी तो कैल्शियम आयन हमें S और सल्फेट आयन भी S मिलेंगे। यहां से KSP बराबर क्या आ जाएगा, S इंटू S यानी कि S² आ जाएगा। हमें पूछ रहा है KSP, तो KSP बराबर क्या आ जाएगा, S कितना दिया हुआ है हमें, S दिया हुआ 4.9 इंटू 10⁻³ मोलर, तो 4.9 इंटू 10⁻³ और इंटू 4.9 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखो ये 5 के लगभग है और 5 इंटू 5 कितना आएगा 25, ये 5 से थोड़ा सा कम है तो 4.9 इंटू 4.9 कितना आ जाएगा, लगभग 24 आ जाएगा। और 24 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा। और इसको आगे अगर हम सोल्व करके लिखें तो 2.4 इंटू 10⁻5 आ जाता है और ये इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोलरिटी का स्क्वायर या फिर कहें मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम KSP निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम S अगर KSP दे दे तो उसका विलेयता भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 298 केल्विन पर सिल्वर आयोडाइड का विलेयता उत्पाद दे रखा है, कितना दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻17 यानी कि KSP हमें दिया हुआ है। AgI की जल में इस तापमान पर मोलर विलेयता निकालनी है यानी कि S निकालना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे AgI जो है वो टूट रहा है और साम्य अवस्था में है किसके साथ, Ag+ आयन और आयोडाइड आयन में। इसकी विलेयता S है, इसकी विलेयता S है। KSP बराबर क्या आ जाएगा, S इंटू S यानी कि S² आ जाएगा। और KSP हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻17 क्या दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है। तो यहां पर S² बराबर कितना आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻17। यहां से S अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻17 का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, यहां से हम इस पॉइंट को हटाकर 85 इसको बनाएं तो ये क्या हो जाएगा 10⁻18 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा KSP S बराबर क्या आ जाएगा 85 इंटू 10⁻18 और 85 जो है वो 81 के लगभग बराबर है और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 85 का अंडर रूट लगभग 9 के बराबर आएगा और कितना आएगा 9.2 के लगभग बराबर आता है। और 10⁻18 का अंडर रूट लेंगे तो इस जो घात है वो आधी हो जाएगी और कितनी हो जाती है -9 और ये क्या आ जाएगा सोल्युबिलिटी यानी कि विलेयता आ जाती है किसकी, AgI की। तो इस प्रकार से हम इसकी विलेयता भी निकाल सकते हैं अगर हमें KSP दिया हुआ हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस विलेयता पर हम ऐसा लवण डालें जो कॉमन आयन रखता हो, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो हमने अभी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लिए देखा था, जो किस प्रकार से कौन से नियम के आधार पर हो रहा था, वो हो रहा था लासा-तेलिया के नियम के आधार पर, उसका प्रभाव हम देख पा रहे थे, उसकी विलेयता कम हो जाएगी। तो सम आयन का विलेयता साम्य पर प्रभाव, यदि सम आयन वाले घुलनशील लवण को अल्प विलेय लवण में डाल दिया जाए तो उसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमने लासा-तेलिया के नियम से देखा था। यह लासा-तेलिया नियम के अनुसार साम्य बाईं ओर शिफ्ट हो जाने से होता है। कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने AgI अभी लिया था। AgI जो है वो क्या है, कम घुलनशील है। ये किस में टूटेगा, Ag+ और आयोडाइड आयन में टूटेगा। अब इसमें हम अधिक घुलनशील अगर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल HI हमने ले लिया, तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है और ये किस में टूटेगा, H++ I- में टूट जाएगा। तो यहां पर ये क्या आ गया, कॉमन आयन आ गया।
और I माइनस की सांद्रता बढ़ गई, I माइनस की सांद्रता बढ़ गई है, तो ये साम्य किस ओर स्थापित हो जाएगा, पश्चिम दिशा में स्थापित हो जाएगा, ताकि आयोडाइड आयन की सांद्रता कम हो सके। कौन कहता है ये? लासा-तेलिया का नियम कहता है कि वो अपने साम्य अवस्था जो है किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, और इस तरह से वो स्थापित हो जाती है कि वो परिवर्तन को कम से कम कर सके या फिर उसका प्रभाव जो है वो नष्ट कर सके। अब इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। AgI की मोलर विलेयता उस विलयन में परिकलित कीजिए जिसमें 0.1 मोल पर लीटर AgNO3 है और 298 केल्विन पर AgI का विलेयता उत्पाद कितना दे रखा है, 8.5 × 10⁻17 मोल पर लीटर दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये क्या दे रखा है, KSP का मान दे रखा है। KSP का मान क्या आ गया, 8.5 × 10⁻17 मोल पर लीटर का स्क्वायर दे दिया। किसके लिए? AgI के लिए। और इसमें और क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है AgNO3 दे रखा है, जो कितना दे रखा है, 0.1 मोलर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AgI की मोलर विलेयता। अब यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, यानी कि सम आयन प्रभाव लगेगा। यहां पर क्या हो रहा है, AgNO3 जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, वो किस में टूटेगा, Ag+ और नाइट्रेट आयन में टूट जाएगा, NO3- में टूट जाएगा। ये हमने कितना लिया था, 0.1 मोलर लिया था, तो अंत में सारा का सारा किस में आ जाएगा, आयनिक अवस्था में आ जाएगा। तो ये 0.1 मोलर इधर है, 0.1 मोलर ही क्या है, NO3- आयन है। और दूसरा हमारे को क्या दे रखा है, AgI दे रखा है। AgI किस में टूटेगा, Ag+ और आयोडाइड आयन में टूटेगा। इसकी सोल्युबिलिटी, इसकी विलेयता मान लेते हैं S है, तो Ag+ कितने हैं, S, और आयोडाइड आयन भी कितने हैं, S है। अब चूंकि ये दुर्बल है तो ये जो है वो टूटेगा बहुत कम मात्रा में, और ये प्रबल है तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो 0.1 मोलर Ag+ तो यहाँ है और Ag+ हमारे पास यहाँ है। S की कंपैरिजन में 0.1 मोलर है वो बहुत ज्यादा होगा, तो हम यहां पर S को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यहां पर अगर हम KSP देखें, KSP बराबर क्या हो जाएगा, Ag+ की सांद्रता गुणा आयोडाइड आयन की सांद्रता। यहां से क्या लिख सकते हैं हम, Ag+ की सांद्रता गुणा आयोडाइड आयन की सांद्रता क्या है, KSP है, उसका विलेयता गुणांक है। Ag+ की सांद्रता हमने कितनी ली है, Ag+ की सांद्रता 0.1 + S है, तो यहां पर Ag+ तो कितना है, 0.1 + S है, और आयोडाइड आयन की सांद्रता कितनी है, S है, तो ये क्या आ जाएगा, KSP। और KSP का मान दिया हुआ है 8.5 × 10⁻17। यहां पर अगर हम देखें S जो है वो बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, 0.1 मोलर के कंपैरिजन में। तो यहां पर 0.1 + S को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 ही लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 0.1 + S को लिख सकते हैं, लगभग बराबर है 0.1 की। तो यहां पर KSP बराबर क्या आ गया, KSP बराबर आ गया 0.1, ये तो आ गया 0.1, और ये S जो है गुणा में उसको S लिख दिया, और ये कितना है, 8.5 × 10⁻17। यहां से हमें निकालना क्या था, हमें विलेयता निकालनी थी। क्या निकालनी थी, विलेयता। तो विलेयता क्या है, S बराबर क्या हो जाएगा, 8.5 × 10⁻17 बटे 0.1। 0.1 का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻1, और ऊपर जाकर किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो S बराबर हो गया 8.5 × 10⁻16। क्या हो जाएगा बच्चों, S बराबर 8.5 × 10⁻16, और इसकी यूनिट क्या होगी, मोलरिटी, या फिर हम कह दें मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से हम इन सभी सवालों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा था विलेयता, क्या पूछ रहा था, मोलर विलेयता, और मोलर विलेयता कितनी निकल के आ रही है, 8.5 × 10⁻16 मोल पर लीटर। इस प्रकार से हम सभी प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।